Big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in the previous classes, we have seen the aspect related to environment degradation and air pollution. By the means of this video session, we are going to discuss the management of the waste. अब देखिए इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को मैनेज करना इज द बिग डील फॉर अस। और जैसे जैसे हम इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हुए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हमने इसका मैनेजमेंट नहीं किया, then it will become a real cause of concern to us. बिकॉज जो भी वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या बायोमेडिकल वेस्ट है, इन सब वेस्ट के कारण बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट जनरेट होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी समस्याएं जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एज वेल एज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। तो वेस्ट को मैनेज करना इज द की, और इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर विद दिस लेक्चर। बिफोर वी मूव ऑन, हमें सबसे पहले जो वेस्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल है उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेस्ट जनरेट करते हैं और लास्टली जब वेस्ट को ट्रीट करते हैं, तब उसके बीच के पूरे लाइफ साइकिल को जब हम समझेंगे तो सारी कमियों को जान पाएंगे कि कहां पे कोई कमी है जिसको दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं, ईदर बाय द गवर्नमेंट और बाय चेंजिंग द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है इस वेस्ट जनरेशन की इस प्रोसेस से, जहां पे आप वेस्ट को जनरेट करते हैं, यानी कि वेस्ट का इंसेप्शन होता है। ये वेस्ट आपके घरों से, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग से, जिसको हम डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्ट कहते हैं, ये किसी भी एक ऐसे कमर्शियल कोई भी एक ऐसी कमर्शियल फैसिलिटी है वहां से जनरेट हो सकता है। इट कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस अदर सोर्सेज एज वेल। जब ये वेस्ट जनरेट होगा, तब सबसे पहला काम होगा इनका कलेक्शन। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पे आपको डस्टबिन दिखाई देंगे, वहां पे इनका कलेक्शन हो गया। कलेक्शन के बाद इन्हें किया जाता है ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होगा, या तो इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है रिसाइकल के लिए, या इसका ट्रांसफर किया जा सकता है एक ट्रांसफर स्टेशन पे। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट हो गया रिसाइकलिंग डिपॉजिटरी में और ट्रांसफर स्टेशन पे। जहां पे रिसाइकलिंग डिपॉजिटरी है तो फाइनली नाम से ही स्पष्ट है, ये जाएगा ऐसी जगहों पे जहां से हम रिसाइकल कर सकते हैं उस वेस्ट को। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है, उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। वैसे ही जब ट्रांसफर स्टेशन में गया, या तो आपने इसको ओपनली किसी भी एक जगह पे क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। जैसे कि आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं जो कि सॉलिड वेस्ट के पहाड़ हैं, वो लैंडफिल्स कहलाते हैं, यानी कि वहां पे आपने वेस्ट को डिस्पोज कर दिया। सेकंड, आपने उस वेस्ट की कंपोस्टिंग कर दी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिसको आप एनारोबिक कंडीशन में डाल के उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर अस, बिकॉज उसका आपने क्या कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया। ये है साइकिल। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, या तो लैंडफिल में डालें, या उसको रिसाइकल करें, या उसका कंपोस्ट बनाएं। अब यहां पे जब वेस्ट की बात आती है तो हमें पहले समझना होगा कि ये वेस्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम बात करते हैं इस वेस्ट की, तो आपको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नजर आएगा, जो कि हाउस होल्ड्स में, कमर्शियल बिल्डिंग से जनरेट हो रहा है। कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से जनरेट होते हैं, जैसे कि सिरिंजेस हो गई, या कॉटन हो गया, या बैंडेजेस हैं, है ना, या ग्लव्स हैं, या पीपीई किट्स हैं, ये मेडिकल वेस्ट के अंदर आती हैं। देन इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं, वहां से भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, इधर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कारण जो जनरेट होता है वेस्ट, उसे आप ई वेस्ट कहते हैं। आपके घर में डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे फोन्स होंगे जिनको आप यूज नहीं कर रहे हैं बहुत सालों से, है ना, और वो बंद हो चुका है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। अगर हमारा कोई बल्ब खराब हो जाता है या ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की संज्ञा में आता है। माइनिंग जब होती है तो उससे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। देन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वहां से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा, चाहे वो वुड ग्लास है, चाहे वो मेटेलिक वेस्ट है ना। या आप देखेंगे ना कि अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वुड वर्क हुआ और उसका आप वैसे ही पड़ा है वो, है ना, कांच लगाया और थोड़ा सा भाग कांच का काट दिया, खिड़की बन गई, उसके बाद जो ग्लास पड़ा है वो वेस्ट पड़ा है
है ना, दैट इज कंक्रीट, ब्रिक्स, ये सारे वेस्ट के रूप में आते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट आपको दिखाई देगा ऐसी जगहों पे जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। देन फाइनली द एग्रीकल्चर, जो फील्ड से वेस्ट जनरेट होता है, जो एनिमल वेस्ट है, दो वो इतना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है अगर हम उसे बहुत अच्छे से मैनेज करें। बट यस, व्हेन दिस वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड, it is going to create a big impact on our environment. So there are so many environmental consequences which are associated with it. Let's say if अगर आपका solid waste किसी एक जगह पे इकट्ठा होता जा रहा है, then it is going to create land pollution. उसके बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे, वो वहां की सॉइल को कंटेमिनेट करेगा, पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट करेगा। जब बारिश हो गई तो उस बारिश के कारण वाटर परकोलेट होके रन ऑफ के थ्रू कहां चला जाएगा, बहुत सारी स्ट्रीम्स में चला जाएगा, तो वो वाटर पोल्यूशन भी करेगा। अगर ये वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण मान लीजिए मीथेन जनरेट हुई और उसके आग लग गई, तो ये जितने भी वेस्ट हैं इनका जब बर्निंग होगा तो बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी। इट माइट क्रिएट द एयर पोल्यूशन। एंड उस रीजन के अंदर जहां पे आपने ये वेस्ट जनरेट किया है, वहां पे जो नेचुरल इकोसिस्टम था, उस नेचुरल इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे जो भी हैबिटेट है वो कम होता जाएगा, और हैबिटेट के कम होने के कारण फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी खराब होगी। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एंड ये तो था इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, बट इस वेस्ट के कारण बहुत सारे हेल्थ इंप्लीकेशंस भी एसोसिएटेड हैं। बिकॉज जैसे कि आप देखते हैं कि किसी एक जगह पे मान लीजिए बहुत सारा वेस्ट जनरेटेड है, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगी, तो डिजीज का स्प्रेड होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, रैट्स, फ्लाइज, है ना, तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो होने लगेंगी। जैसा कि मैंने बोला कि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है जिसमें मरकरी आ गया, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और वेरियस इन्फ्लेशन के लिए, वेरियस इंफेक्शंस के लिए हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। फिर जैसे ही आपने इम्प्रॉपर डिस्पोजल किया, वहां पे अगर सॉइल की डिग्रेडेशन हो गया, तो फूड सेफ्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि फाइनली अगर वो आपकी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट, एंड फूड सेफ्टी में इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग ट्रबल फॉर अस। इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसको साफ करने का खर्चा है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी इसके कारण कम हो जाती है, जिन एरियाज में ये वेस्ट होंगे वहां पे टूरिज्म डेवलप नहीं हो सकता, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के बाद यह भी जानना जरूरी है कि वेस्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो किस तरीके से प्रोजेक्टेड है और कितना वेस्ट जनरेट हम कर चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखें यहां पे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को, जहां पे बाय 2050 अगर आप देखते हैं तो 255 मिलियन टन पर एनम वेस्ट विल बी जनरेटेड। जबकि आप ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में देखते हैं तो इट वुड बी अराउंड मोर देन 700 मिलियन मेट्रिक टन, मिलियन ऑफ टन्स पर ईयर। सो दिस इज द प्रोजेक्शन। और जहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2020 में भी ईस्ट एशिया अराउंड 468 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट इज जनरेटिंग। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे वेस्ट का जनरेशन हो रहा है। इसी वजह से हमें सबसे पहले तो अगर उसको ट्रीट करना है तो हमें उसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये वेस्ट है किस तरीके का, फिर हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, रिसाइकल कर पाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप किसी वेस्ट को ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके सोर्स को जानना जरूरी है कि वो वेस्ट कहां से आ रहा है, क्योंकि सोर्स के मुताबिक ही वेस्ट डिफरेंट तरीके का होगा। आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से अगर कोई वेस्ट आता है तो वो जनरली गार्बेज है, फूड वेस्टेज है, पैकेजिंग मटेरियल्स होंगे, है ना, ये सब आपको वहां पे दिखाई देगा। बट अगर यही कोई वेस्ट हॉस्पिटल से आ रहा है तो वो हॉस्पिटल वेस्ट यानी कि मेडिकल वेस्ट आ गया। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है वहां से आपको दिखेगा डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जो कि कंस्ट्रक्शन का डेब्री है, जैसा कि हमने अभी बात की, ब्रिक्स हो गई, ग्लास हो गए, वुड हो गई। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप देखेंगे ऑफिसेस से, है ना, प्रिजन से, इन सब से कोई वेस्ट जनरेट होता है। तो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर वेस्ट जनरेट होता है।
कमर्शियल अगर आप देखेंगे तो आपने रेस्टोरेंट्स देखे जहां पे फूड की बहुत वेस्टेज है, आप बफे करने जाते हैं, उसके बाद इतना सारा फूड बचता है, वो आप कहां पे लेके जा रहे हैं, दैट इज अ वेस्ट, है ना, वो कमर्शियल वेस्ट के रूप में देखा जाएगा। फिर है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसके अंदर आप लार्जली देखते हैं हाउस होल्ड वेस्ट को, जहां पे दिस इज मोर कॉमनली नोन एज ट्रैश और गार्बेज, कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम्स। जब भी आप देखेंगे ना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके घर के बाहर एक लारी आती है जो कि कचरा लेके जाती है, वो सारा का सारा म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है, क्योंकि वहीं से आप इसको समझेंगे कि वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर आपको फूड वेस्टेजेस दिखाई देंगे, इनके अंदर कुछ मेटल्स भी होंगी, कुछ प्लास्टिक भी होगा, कुछ रबर होगा, लेदर भी होगा, ग्लास होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे वेस्टेज आप एक दिन में अपने घर के अंदर जनरेट करते हैं। इन सबको एक जगह पे सेग्रीगेट या कलेक्ट, पहले तो कलेक्ट किया जाता है बाय दैट वैन और बाय दैट व्हीकल। तो जहां पे आप देखेंगे पैकेजिंग, ग्रास क्लिपिंग्स, फर्नीचर, क्लोथिंग, बॉटल्स, फूड स्क्रैप्स, पेंट्स, बहुत सारे अप्लायंसेस। यहां पे समस्या ये आती है कि आप देखो ना कि ये वाइड रेंज ऑफ मटेरियल है जहां पे आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का मटेरियल, एक ही तरीके का वेस्ट आप जनरेट करते हैं। आप उसके अंदर, अगर आपके घर पे अमूल का पैक आता है, जो मिल्क पैक आता है, तब आप उसका प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आपके घर में कुछ, मान लीजिए जो पुरानी वेजिटेबल्स हैं वो डिकम्पोज होने लगी, तो आप ऑर्गेनिक वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ खाना बच जाता है, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक वेस्ट। घर पे अगर मान लीजिए कोई बल्ब खराब हो गया, आप वो भी डायरेक्टली फेंक देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आ रहा है। कोई मेटल हो गई या ग्लास हो गया या कुछ कांच का गिलास टूटा, वो भी आपने उसी के अंदर डाल दिया। सो बहुत सारे वेस्ट, वाइड रेंज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज टिपिकली जनरेटेड। एंड अगर हम इनका टाइप देखें कि किस तरीके के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट किए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, पेपर कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक्स वी आर जनरेटिंग ग्लास, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, एज वेल एज कुछ बैटरीज डाल दी, पेंट, सॉल्वेंट, है ना। इन सबको अगर आपने वेस्ट के रूप में डिस्कार्ड कर दिया, देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज, अगर वो हाउस होल्ड से आ रहा है, देन इट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आप यहां पे भी इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जब हमने यहां क्लासिफिकेशन देखा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर हाउस होल्ड और बिजनेस का जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो काउंट हो रहा है। उसमें भी हाउस होल्ड जो है, इसकी जो रेंज है, दैट इज वाइड रेंज ऑफ वेस्ट। और इस वाइड रेंज के अंदर ऑर्गेनिक, उसके साथ साथ ग्लास, बॉटल, प्लास्टिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्वेंट्स, केमिकल्स, बहुत सारे वेस्ट हम जनरेट करते हैं। अब इनका एस्पेक्ट है, जनरेट तो हमने कर दिया, वी नीड टू मैनेज इट एज वेल। Households have generated this waste. This waste is being collected in the various dustbins. From the dustbins, it is going to go towards either towards the transfer station or to the recycling deposits. ठीक है जी, रिसाइकलिंग डिपोट्स में गया या वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होके ट्रांसफर स्टेशन में गया। या तो इसकी कंपोस्टिंग कर दी जाएगी, या इसकी रिसाइकलिंग कर दी जाएगी, या इसका वेस्ट को लैंडफिल कर दिया जाएगा, जिससे आप कचरे के पहाड़ देखते हैं। ये जो कचरे के पहाड़ हैं, इन्हें जनरली बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है जिसे वो हम बोलते हैं लेगेसी वेस्ट, जहां पे पाइल्स ऑफ वेस्ट इज बीइंग डिपॉजिटेड। मल्टीपल पाइल्स जो हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। अगर यहां पे हम देखें, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सर्विस की बात करते हैं, तो वेस्ट सर्विस यहां पे आपको मिल जाती है जो कि इस साइड से जा रही है। बट समवेयर डाउन द लाइन यू कैन सी द इनफॉर्मल पाथ एज वेल। यहां पे भी दो पाथ से आप इसका एस्पेक्ट देखते हैं। एक तो फॉर्मल पाथ है जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सर्विस के रूप में कलेक्ट होता है, एक इनफॉर्मल तरीके से उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। अब ग्लोबल इनिशिएटिव में अगर देखें, तो सबसे पहली चीज तो यह है ना कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी बनाया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है व्हाट एवर वेस्ट इज जनरेटेड, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट का आपने यूज किया, ये वेस्ट था, रादर देन डिस्कार्डिंग इट, अगर आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा।
और इसको डिस्कार्ड कर दिया तो यहां पे कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। बट यहीं आप इस वेस्ट को वापस रिसाइकल, रिकवर, रीयूज कर लें, है ना, रिसाइकल, रिकवर, रीयूज कर लें, तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी, इट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन। फेयर इनफ। यूरोपियन यूनियन की सर्कुलर इकोनॉमी का जो एक्शन प्लान है वो चाहता है कि हम सबसे पहले वेस्ट को क्या करें, मिनिमाइज करें, और उसके साथ साथ इन रिसोर्सेज का क्या करना स्टार्ट करें, रीयूज करना स्टार्ट करें। दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग इको डिजाइन, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो वेस्ट जनरेट करवा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू कलेक्ट द वेस्ट और टू पे रिगार्डिंग द रिकवरी एज वेल एज रिसाइकल और मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। मान लीजिए इसको ऐसे समझा जाता है ना, आपने बचपन में देखा होगा, आपने जब बल्ब खराब हुआ, उस बल्ब को खराब होने के बाद या तो आप डिस्कार्ड कर दें, या आप जब भी बल्ब लेने जाएंगे उसके ऊपर एक तारीख लिखी होगी, उसको अगर आप वापस दे देते हैं CFL बल्ब को, तो आपको कुछ पैसे अगले बल्ब में ऑफ मिल जाते हैं। वो जो ऑफ आपको मिला वो क्यों मिला, वो किसने पे किया, वो कंपनी ने पे किया। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिस कंपनी ने इस बल्ब को क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया। इसको आप प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। भारत में प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए आई, और देन वी हैव एक्सटेंडेड इट टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल। और यूरोपियन यूनियन से ये आइडिया आता है कि हम इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए कुछ इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करें, सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट करें, प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएं कि वो वेस्ट जनरेट कम करें, अगर वो वेस्ट जनरेट या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए वो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल अप्लाई करके वो पे करें, ताकि जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको ट्रीट किया जा सके। एंड वेस्ट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। Second is food waste reduction initiative, which I also personally think that is best idea. इटली और फ्रांस के अंदर आप देखेंगे इसमें आपने बैन कर दिया। आप अगर कहीं पे भी जाते हैं और वहां पे खाना खाते हैं, आप वेस्ट छोड़ देते हैं, दैट इज अ बिग थिंग, और वो फाइनली लैंडफिल्स में चला जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे मैनी कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड इटली हैव इंप्लीमेंटेड बैन्स ऑन फूड वेस्ट डिस्पोजल इन लैंडफिल्स। वो कहते हैं लैंडफिल्स में फूड वेस्ट नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है बच्चा लोग, लैंडफिल्स में अगर फूड वेस्ट जाता है ना, तो इस फूड वेस्ट, लैंडफिल्स क्या होते हैं वो मैं अभी समझा दूंगा। फूड वेस्ट जाता है तो ये ऑर्गेनिक है, और इसके कारण, इस ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण क्या होता है, बहुत सारे चांसेस हैं कि फायर जनरेट हो, और ये एयर को क्या करता है, पोल्यूट कर सकता है। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बैन कर दिया गया। डिपॉजिट रिफंड स्कीम। सेवरल कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड स्वीडन हैव सक्सेसफुल डिपॉजिट रिफंड स्कीम्स फॉर बेवरेज कंटेनर्स एनकरेजिंग रिसाइकलिंग। एंड आप देखेंगे विदेशों के अंदर जब आप कैन निकालने जाते हैं तो आप उस कैन को अगर थ्रो करते हैं, देयर इज अ स्कीम जिसमें वो दे कलेक्ट बैक द कैन्स, they collect back the bottles, plastic bottles which are being used for the beverage industry. तो उन कैन को रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, ताकि ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन सके। भारत के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या किया गया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन is one of the flagship program which is largely aiming for the waste collection from the cities of India, and we want the scientific processing of this waste by 2026. इसमें हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें जो कि वेस्ट को सेग्रीगेट करे और अवेयरनेस को जनरेट करे। एक तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, सेकंड इज वेस्ट टू वेल्थ मिशन। वेस्ट टू वेल्थ मिशन का मतलब है कि हम जो वेस्ट जनरेट कर चुके हैं या तो उसको कंपोस्टिंग करें, या उसका गैसिफिकेशन प्रोसेस से फ्यूल क्रिएट करें, या हम उसको वेस्ट से एनर्जी जनरेट करें। राइट, ये जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स होंगे, इन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बनाया जाएगा। दिस इज वेस्ट टू वेल्थ। राइट, वेस्ट टू वेल्थ का मतलब है, इस प्रोग्राम का नाम है कचरे से कंचन। राइट, कंचन इज सोना, जिसको वेल्थ के साथ कंपेयर कर दिया,
और जो वेस्ट है उसको आपने कचरा बोल दिया, कचरे से कंचन। कंपोस्टिंग इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्टिंग करें, जिसमें आप एक स्कीम देखेंगे दैट इज गोबरधन, और ताकि आप ऐसी स्कीम्स के तहत सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकें। अब सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट होता क्या है, आप इसमें प्रोसेस को समझें, कलेक्शन, फिर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ताकि हम सबसे पहले तो इसमें ओरिजिन को आइडेंटिफाई करें, फिर वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान से समझें और उसकी कलेक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एनालाइजेशन एंड फाइनली द डिस्पोजल स्टेट पे अगर हम आते हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली, जनरेशन। साइकिल की शुरुआत ही होती है सॉलिड वेस्ट के जनरेशन से, जो कि इंक्लूड करता है हाउस होल्ड, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, है ना। फिर होता है इन जनरेशन करने के बाद इनका किया जाएगा कलेक्शन। कलेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इज नेसेसरी। वेरियस कलेक्शन मेथड्स हैं, चाहे आप डोर टू डोर कलेक्ट करें, है ना, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपने ऐसा कर दिया कि कॉमन कलेक्शन सेंटर्स बना दिए, और आप कुछ ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स बना दें कि यहां पे आप अपना कचरा गिर दें, वहां से गाड़ी अपने आप उठा के ले जाएगी। कलेक्शन के बाद अगर आप देखें, जनरेशन देन कलेक्शन, कलेक्शन के बाद इसे ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और या तो ट्रांसपोर्ट करके डिस्पोज किया जाएगा या इसको प्रोसेस करके रिसोर्स बना के डिस्पोज किया जाएगा। ये दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर आप डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे, डायरेक्ट डिस्पोजल होगा, तो इट विल क्रिएट अ ट्रबल टू द इन्वायरमेंट। बट अगर आप इसको पहले ट्रीट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिसाइकल, रिसोर्स में यूटिलाइज करते हैं और फिर डिस्पोज करते हैं, देन इट विल बिकम अ गुड आइडिया। लेट्स सी इट। ट्रांसपोर्टेशन, एक बार कलेक्ट होने के बाद फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें आप इसके इम्पैक्ट को, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको कम कर सकें। उसके अंदर जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको रिकवर कर सकें। इसमें आप देखेंगे ना, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो उसको तो आपने क्या कर दिया, कंपोस्टिंग में डाल दिया, ठीक है। जो रिकवर या रिसाइकल किए जा सकते हैं उनको रिसाइकल कर लिया, है ना। कुछ ऐसे प्रोसेस थे जिनको आपने बर्न करके या गोबरधन की सहायता से वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस में डाल दिए। कुछ ऐसे हजार्डस वेस्ट थे जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उनके लिए चाहिए था, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। एंड फिर फाइनली जो भी फाइनल स्टेज होगी, उसमें जो फाइनल बचा हुआ, जिसको ना रिसाइकल कर सकते हैं, ना रिकवर कर सकते हैं, ना कंपोस्ट कर सकते हैं, उन सबको आपने क्या कर दिया, कॉमन डिस्पोजल मेथड के तहत इसको डिस्पोज कर दिया। दिस इज द आइडिया। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको कलेक्शन के बाद भी डिस्पोजल करना है और या उसको प्रोसेसिंग के बाद डिस्पोजल करना है। तो दिस इज द वे, दिस इज द रूट दैट वी शैल टेक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये प्रोसेसिंग की कैसे जाती है, ये होता क्या है प्रोसेसिंग में, उसको समझें। पहली प्रोसेसिंग का मेथड होता है दैट इज लैंडफिल। ये लास्ट प्रेफर्ड मेथड है। पहले सबसे प्रेफर्ड क्या होगा, सोर्स पे ही हम रिडक्शन कर दें, रीयूज करना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम रिसाइकल पे जोड़ दें। थर्ड, हम क्या करें, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदलें। फिर फोर्थ, हम वेस्ट से एनर्जी जनरेट करें, चाहे वो गैसिफिकेशन प्रोसेस है, चाहे वो बायोमिथेनेशन प्रोसेस है, राइट। देन हम लास्टली देखेंगे कि भाई अब इसको हम लैंडफिल में डाल देते हैं। लैंडफिल का मतलब क्या होता है, जो भी वेस्ट है, आपने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा, उस गहरे गड्ढे के अंदर आप सॉलिड वेस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ लैंडफिल। जो लैंड था उसको आपने लैंड को फिल कर दिया, बट इट रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट। क्यों प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि आप सीधा लैंडफिल नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप इसकी ब्रिक लाइनिंग कर दें या आप यहाँ पे प्लास्टिक की एक चादर बिछा दें ताकि जो पानी है वो नीचे परकोलेट ना करे, वाटर पोल्यूशन ना हो, है ना। और जो भी लाइनर्स हैं, ये लाइनर्स क्या करेंगे, पानी के परकोलेशन को, लीचिंग को रोकेंगे, जो भी हमारे कंटेमिनेट्स हैं उनके लीचिंग को रोकेंगे और मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। जैसे भलसावा लैंडफिल, गाजीपुर लैंडफिल, ये आपको दिल्ली के अंदर दिखाई देंगे, लेगेसी वेस्ट है और ये लैंडफिल्स ही लेगेसी वेस्ट के रूप में देखे जाएंगे। ये लैंडफिल्स ही लेगेसी वेस्ट के रूप में देखे जाएंगे। नाउ मैन मेड पिट्स हैं
डिस्पोजल के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखनी है हमें, लैंडफिल्स इन इंडिया, दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, प्रीडोमिनेंट है, 3100 लैंडफिल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अब आता है सेकंड, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक सिंपल सीधा मेथड है जहां पे सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे स्पेशली डिजाइंड फैसिलिटीज के अंदर क्या करते हैं, आप कंबशन कर देते हैं। कंबशन का मतलब है यू डू दी बर्निंग, आपने बर्न कर दिया, जो भी वेस्ट है उससे आपने हीट जनरेट की, उस हीट को जनरेट करने के बाद पानी डाल के स्टीम बनाई और स्टीम से आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। अब ये जनरेट तो करती है, बहुत सारी एनर्जी जनरेट करती है, आप अगर इसको आग लगा देंगे तो, बट आप ये खुद सोचो कि जो भी मटेरियल बर्न हुआ उससे कितना एयर पोल्यूशन होगा। दैट इज वाई ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। उससे जो एशेज क्रिएट हुई उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो अ की इशू टू केटर हेयर। इंसिनरेशन के बाद अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको दिखेगा रिसाइकलिंग। थर्ड मेथड इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है कि इसके अंदर आप रीप्रोसेसिंग करेंगे वेस्ट की, ताकि जो मटेरियल उसके अंदर काम के हैं उनको रीयूज किया जाए। वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि आप मान लें मेटल हो गया, ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इनको कलेक्ट किया जाता है, इनको हम देखते हैं कि रिसाइकल कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अगर आप वापस कलेक्ट बैक करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन यू कैन यूटिलाइज इट इन दी अगेन एंड अगेन प्रोसेसेस। और ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी देता है, ताकि हम जो लैंडफिल है उसको क्या कर सकें, थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचा सकें। कंपोस्टिंग एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसके अंदर बस प्रॉब्लम यह है, कंपोस्टिंग सिर्फ हो सकती है ऑर्गेनिक वेस्ट की, आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को नहीं कर सकते ना कंपोस्ट, यही दिक्कत है। ऑर्गेनिक वेस्ट को आपने क्या किया, डीकंपोज होने के लिए छोड़ दिया एक बहुत बड़े पिट के अंदर, और जब ये डीकंपोज होगा तो इसमें से बहुत सारे कंपोस्ट जब बनेगा तो वो न्यूट्रिएंट रिच होगा। एक तो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, वहां पे ये कंपोनेंट कंपोस्ट काम आ जाएगा। और दूसरा, जो ये कंपोस्टिंग है ये ऐसा है कि इसकी वजह से, इस कंपोस्टिंग की वजह से यू विल सी वन मोर थिंग, जो फर्टिलाइजर का यूज हम करते हैं वो कम हो जाएगा, है ना। और ये जो कंपोस्टिंग है, देयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को किसके अंदर, कंपोस्ट के अंदर, थ्रू दी एरोबिक डीकंपोजिशन। जब एरोबिक डीकंपोजिशन होता है तब ये कंपोस्ट बना देते हैं। एनारोबिक डीकंपोजिशन होता है तो इससे मिथेन बन जाती है। मिथेन भी एनर्जी है, उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, है ना। कंपोस्टिंग से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसा कि मैं बोल रहा था, वेस्ट टू एनर्जी, इस फैसिलिटी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहां पे इंसिनरेशन आपने देख लिया। इंसिनरेशन के अंदर आप ऐसी चीज देखते हैं कि आपने डायरेक्टली वेस्ट को क्या किया, बर्न किया, और बर्न करने के बाद स्टीम बनाई, उस स्टीम से एनर्जी जनरेट कर ली, तो यहां पे आपने ऊर्जा प्राप्त की और इसका क्या किया, वेल्थ, वेस्ट से एनर्जी बना लिया। ठीक है। सेकंड, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस और इंसिनरेशन में फर्क यह है कि दिस इज इन दी अंडर द इंप्रेशन ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन अमाउंट। जो ऑक्सीजन है उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण जब हम उसको बर्न करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तब उसे पायरोलिसिस कहा जाता है। गैसिफिकेशन के थ्रू बस इतना ही याद रखना है, वी क्रिएट वन गैस दैट इज सिन गैस, और ये जो सिन गैस है इसको आप नेचुरल गैस के ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। आई वॉज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वे बैक इन 2014, वहां पे आई वॉज वर्किंग विद दिस गैसिफिकेशन प्लांट। उस गैसिफिकेशन का पर्पज ही यही था कि जो भी डिस्टिलेशन कॉलम होता है क्रूड ऑयल का, जो वेस्ट है दैट इज पेट कोक, उस पेट कोक से वो क्या बनाना चाह रहे थे, गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सिन गैस। उसी सिन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर दी जनरेशन ऑफ एनर्जी, राइट। उसके साथ साथ इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, चाहे वो एरोबिक सिचुएशन में है या एनारोबिक सिचुएशन में है। एरोबिक सिचुएशन में अगर आप वेस्ट को मैनेज करते हैं तो आपने कंपोस्टिंग कर दिया। एनारोबिक सिचुएशन के अंदर आप इसको फर्मेंट कर सकते हैं, है ना।
और उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको बायोगैस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोगैस एंड डाइजेस्टेट। फर्मेंटेशन कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक वेस्ट को किसमें, बायोफ्यूल्स के अंदर, जिसमें आप बायो इथेनॉल पाएंगे, है ना। और वाइल वर्मी कल्चर यूजेस अर्थवॉर्म्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कंपोस्टिंग, है ना। तो वर्मी कल्चर में वर्मी कंपोस्टिंग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज हो सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द आइडिया ऑफ हाउ वी कैन ट्रीट दिस वेस्ट, है ना। जैसे कि मैंने बताया यहां पे जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है उससे कौन सी गैस मिलती है हमें, सिन गैस का फॉर्मेशन होता है। पायरोलिसिस, जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे भी आप सिन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। कंबशन से, यानी कि इसको हम सीधा नाम दे सकते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन अगर आपने कर दिया तो जो गैस होगी उससे आप पावर जनरेट कर सकते हैं, है ना। फिर आता है कुछ ये तो थर्मल कन्वर्जन है, ये तो थर्मल कन्वर्जन है। कुछ आप मैकेनिकल कन्वर्जन या मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं। मैकेनिकल ट्रीटमेंट के अंदर कंप्रेसिंग या उसके पैलेट्स बना दें। पैलेट्स का मतलब यह है कि आपने उस वेस्ट को छोटे 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 टुकड़ों में बदल के पैलेट्स बना दिए। इन पैलेट्स को आप को फायरिंग में थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लें, सॉलिड फ्यूल की जगह, सॉलिड फ्यूल की तरह, है ना। फिर आप बायोलॉजिकल कन्वर्जन करेंगे, जैसे कि प्रोसेस आपने एनारोबिक रखा तो आप बायोगैस बना पाएंगे, फर्मेंटेशन कर दिया तो बायो इथेनॉल बना पाएंगे या बायो एल्कोहल्स बना पाएंगे। तो दैट इज हाउ वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम कैन बी कंसीव्ड, ठीक है। इसके बाद वेस्ट जनरेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ रिस्क भी हैं चैलेंजेस में, इसकी सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट है। अब वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। रिकवरी और रिक्लेम। सबसे पहले तो आप एम्फसाइज करें कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए ड्यू टू दिस वेस्ट, और आप ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी सोशल बिहेवियर करें कि आप ऑप्ट करें अननेसेसरी वेस्ट को जनरेट करना, और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट जो भी आप कर रहे हैं उसको रीयूज, ज्यादा से ज्यादा जो आप डिस्पोज कर रहे हैं उसको रीयूज करने की कोशिश करें। रिसाइकल का मतलब है उसको प्रोसेसिंग के थ्रू ग्रीन प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। रिकवरी का मतलब है स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, नए मटेरियल में कन्वर्ट कर सकें, उनको रिक्लेम कर सकें, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है वो फोस्टर की जा सके। अब यही एस्पेक्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, उसके साथ साथ इनोवेट करो, फाइनेंसेस चाहिए, सोर्स पे सेग्रीगेशन चाहिए, वेस्ट का रिडक्शन चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें चाहिए होती है। दिस इज द आइडिया रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट, दिस इज द आइडिया रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बट ऐसा ही एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ वेस्ट है जिसे हम ट्रीट करना चाहते हैं, दैट इज द प्लास्टिक वेस्ट। So let's see the plastic waste management. Now the plastic waste here is accumulation of the object which are plastic in nature, और वो अर्थ के environment में humans को adversely affect करते हैं। They are going to create plastic pollution. देखो होता क्या है, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम नेचर की बात करते हैं, मान लीजिए नेचर का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचर ने प्लांट्स को प्रोवाइड किया, इस प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने। एनिमल्स की अगर डेथ होती है तो इसका क्या होगा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन होने के बाद ये जाएंगे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट कहां पे, सॉइल के अंदर। मिनरल्स कहां जाएंगे, सॉइल के अंदर। सॉइल वापस कहां पे काम आ जाएगी, इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या ग्रो हो जाएगा, ये प्लांट। एनिमल्स का अगर एक्सक्रीटा है तो एक्सक्रीटा का डीकंपोजिशन होता है, एक्सक्रीटा जो है उसका डीकंपोजिशन होता है, वो भी वापस कहां चला गया, सॉइल के अंदर। बट इसके अंदर मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया प्लास्टिक। अब ये जो प्लास्टिक है, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू स्टे इन द नेचर। ये क्या करेगा, इस नेचर के अंदर रहेगा, इट इज गोइंग टू स्टे इन द नेचर। जब ये स्टे करेगा
यहां पे रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल। यहां से क्या शुरुआत होगी, ट्रबल की शुरुआत होगी, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है जब स्टे करेगा तब ये क्या करने लगेगा, कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स, ये एनिमल्स द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। अब कैसे कंज्यूम किया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक अगर डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो प्लास्टिक क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसके डिसइंटीग्रेशन के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माइक्रोप्लास्टिक के अंदर, और फिर एनिमल्स इसको क्या करने लगते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं। बेस्ड ऑन द साइज अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक्स आर मैक्रोप्लास्टिक्स, मेसोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक्स। अगर इनकी माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करें जो कि विजिबल है नेकेड आई से, प्लास्टिक बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल। मेसोप्लास्टिक जो कि 5 मिलीमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक है, और अगर वो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं तो उनको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। यहां पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, माइक्रोबीट्स। ये जो स्क्रबर्स आते हैं, जो स्क्रब आता है ना, फेस स्क्रबर्स आते हैं, उनके अंदर ये माइक्रोबीट्स पाए जाते हैं। आपने फेस वॉश किया, वो पानी के अंदर चला गया, पानी से कहां चला गया, लोगों की बॉडीज के अंदर, है ना, मतलब पानी से गया फिश के अंदर, अगर आपने फिश कंज्यूम कर ली तो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। दैट्स हाउ प्लास्टिक एक्यूमुलेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस। अब प्लास्टिक को यूज के अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया जाता है। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको हम सिंगल यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ हुआ, यूटेंसिल्स हुआ, है ना, ये आपने एक बार यूज किया फेंक दिया, दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। ड्यूरेबल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा है कि आप कंटेनर लेके आए, हाउस होल्ड आइटम लेके आए, जिसमें आप मान ले बकेट है, मग है, ये आप एक बार यूज नहीं करते, आप इसको बार बार यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्लास्टिक है, जैसे कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में काम आता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम आएगा। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसको रैपिंग करने के अंदर जो प्लास्टिक काम में आने वाला है, दैट इज ऑल्सो द प्लास्टिक वेस्ट। नाउ रिसाइकलेबिलिटी के बेसिस पे कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि रिसाइकल किए जा सकते हैं, कुछ नॉन रिसाइकलेबल हैं। जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पेट बॉटल्स हैं जो, है ना, फिर उसके बाद HDP, पॉलीप्रोपाइलिन, दीज आर दी ऐसे प्लास्टिक्स जो कि नए प्रोडक्ट्स में प्रोसेस करके बनाए जा सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं नॉन रिसाइकलेबिलिटी है, क्योंकि उनका कंपोजिशन, कंटेमिनेशन या लैक ऑफ रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम उनको नहीं यूज कर सकते। जैसे कि पॉलीस्टाइरीन, जैसे कि PVC, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ऐसे प्लास्टिक्स है जिनको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं। द पाथवे बाय विच प्लास्टिक एंटर द वर्ल्ड्स ओशियन, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो रन ऑफ में गया। रन ऑफ से मतलब मान लो अगर आपने प्लास्टिक को फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज होने के बाद वो नदियों में गया, नदियों से समुद्र में गया, वहां इकट्ठा होने लगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। जब वो धीरे धीरे टूटने लगेगा तो उसको फिशेज इंजेस्ट करने लगेंगी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप की रिपोर्ट है, वो कहती है कि बाय 2050 देयर विल बी मोर प्लास्टिक देन फिशेज इन एनवायरमेंट, फिशेज इन ओशियन। ओशियंस के अंदर 2050 तक फिशेज से ज्यादा क्या होंगे, प्लास्टिक होंगे, है ना। उसके बाद द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस 430 मिलियन प्लास्टिक, 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली, है ना, और उसमें भी प्लास्टिक कंप्राइजेस 85% ऑफ टोटल मरीन वेस्ट। जो मरीन के अंदर वेस्ट जा रहा है वो 85% प्लास्टिक है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। 46% प्लास्टिक को हम लैंडफिल में डाल देते हैं, वो भी खराब है। 22% लिटर में जाता है, एंड ओनली इज रिसाइकल्ड विद एंड लेस देन एक्चुअली रिसाइकल्ड आफ्टर लॉसेस, राइट। अब एक बात देखो, आइसलैंड हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन at person annually, 24.3 times higher than the India's per capita person। तो ये जो डेवलप्ड नेशंस है इनका यूज और भी ज्यादा, ये और भी ज्यादा प्लास्टिक को जनरेट कर रहे हैं। भारत के अंदर प्लास्टिक की डिमांड बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से इट हैज रीच टू 22 मिलियन टन्स इन 2023,
और ऐसा माना गया है कि इट विल एक्सीड अगेन एज सुन एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इनकम इंक्रीज होगी, हमारी सोसाइटी मिडिल क्लास फैमिली का डेवलपमेंट होगा, तो उसमें आपको कंजम्पशनिस्ट कल्चर देखने को मिलेगा, आप ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, तब उस वजह से प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन स्टार्ट होता है। India's plastic production capacity increased to 4.1 million tons in 22-23. However, the actual production remained around 3.8 million tons due to fluctuation in demand and raw material prices. ये तो चलो थोड़ा बहुत जनरेशन जो हमारा है वो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। According to a report on plastic waste management released by Ministry of Housing and Urban Affairs, the global average of plastic per capita consumption is 28 kg and India has per capita consumption of 11 kg. तो भारत का अभी भी आप देखो डेवलप्ड नेशंस में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण प्लास्टिक का जो जनरेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। बट यहां पे जब आप बात करेंगे इंडिया की, इंडिया डेवलपिंग से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे अर्बनाइज करता जा रहा है, प्लास्टिक का कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है 3.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेट्स आर जनरेटेड इन इंडिया एनुअली। 3.5 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद कॉजेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, कहां कहां यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला कि जब अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें प्लास्टिक का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। देखो कैसे, मैं आपको सिंपल छोटी सी बात बताता हूं। आप जब गांवों में रह रहे थे तो आपके घर पे जो मिल्क आ रहा है वो एक मिल्कमैन आता है, वो डायरेक्टली दूध आपको देके चला जाता है। बट अब वो किस में आ रहा है, अमूल के पैकेट में आ रहा है। प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक की पैकेजिंग हो रही है। मोर ऑफ यू आर ऑर्डरिंग मोर फ्रॉम अमेजन और फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, तो उसके अंदर प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है। इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोसेसेस हैं जिसमें वेस्ट जनरेट किया जाता है बाय द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, है ना। और ऊपर से ये कि हमारे यहाँ पे जो रिसाइकलिंग है दैट इज नॉट एफिशिएंट इनफ। इनएफिशिएंट रिसाइकलिंग की वजह से भी प्लास्टिक का जनरेशन होता है। हम इलीगली इसको कहीं पे भी डंप कर देते हैं, इस वजह से प्लास्टिक का पोल्यूशन होने लगता है। अगर प्लास्टिक आपने सीधा डंप कर दिया तो उसका डिसइंटीग्रेशन होता जाता है, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है जिसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर वही माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स फेस स्क्रब्स और इन सब कॉस्मेटिक पदार्थों में यूज हो रहा है, जिससे आप अपना फेस वॉश करेंगे तो वो रन ऑफ में जाके रिवर्स में जाता जाएगा और प्लास्टिक का पोल्यूशन क्रिएट करेगा। प्लास्टिक की लिटरिंग, आपने पेट बॉटल ली, आपने उसको सीधा फेंक दिया, लिटर कर दिया। डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स आते हैं। जब आप मान लीजिए आप किसी वेंडर के पास गए, स्ट्रीट वेंडर के पास, वहां से वेजिटेबल्स लेके आते हैं, उसमें आपने उस प्लास्टिक बैग में सामान लिया, यू विल डिस्पोज इट, है ना। और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं दैट इज आल्सो वेरी पुअर, जिसमें अगर आप देखें कि सम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस प्रोड्यूस माइक्रो प्लास्टिक विच कंटेमिनेट वाटर सोर्सेस एंड हार्म द वाइल्ड लाइफ। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि सॉर्टिंग और रिसाइकलिंग नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, सोशल बिहेवियर में चेंज नहीं है। प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, इसका कोई एक चीपर ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा जो कि चीप हो और उसके साथ साथ ऐसा हो जो कि ड्यूरेबल भी हो, और उसके साथ साथ इसका जो यूज है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस में किया जा सके। अब आप नहीं सोच सकते हैं कि आप एक ही बैग के अंदर घर से सारी की सारी सब्जी लेके आ सकेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जब आप जाते हैं, प्लास्टिक जो है वो एक कन्वीनियंट मोड बन जाता है जिसमें आप वेजिटेबल्स को या दूसरे सामान को या दूसरे पदार्थों को अपने घर पर लेके आते हैं। यहां पे अगर हमें ऑल्टरनेटिव मिलता तो इवेंचुअली हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते जहां पे प्लास्टिक के प्रोडक्शन को लिमिट किया जा सकता है। जब भी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाती है तब उसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उनमें से सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो हैं, इन सिंगल यूज प्लास्टिक्स में से सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैव बीन कंप्लीटली बैंड।
इनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। जिसमें एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी आता है, जो आप ईयरबड्स यूज करते हैं, राइट, जो ईयरबड्स यूज करते हैं, वो प्लास्टिक का जो पार्ट होता है दैट हैज बीन बैंड नाउ। सिंगल यूज प्लास्टिक पे सरकार चाहती है कि अब बैन लगाया जाए। उसके साथ साथ अगर बैन नहीं लगाया जाए तो इनकी जो थिकनेस है, जो प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस को इंक्रीज किया जाए, ताकि जब इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ इनका जो ओवरऑल कलेक्शन है, वो कलेक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है ना, अगर थिकनेस इंक्रीज होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो स्ट्रीट वेंडर नहीं लेगा, वो खरीदेगा नहीं प्लास्टिक ज्यादा। वो ऐसे नहीं है वो एक ही प्लास्टिक की जो आपके पास बैग होगा उसमें 4-5 सब्जी डाल के देगा, नहीं तो अलग अलग दे रहा है। और ऊपर से आपने बचपन अगर थोड़ा सामान्य सा गुजरा होगा तो देखा होगा, जो मोटी पॉलिथीन होती है उसको मम्मी बोलते हैं ना कि पैक करके बड़े तय तरीके से लगा के अपने बिस्तर के नीचे रख दो। वो आपके गद्दों के नीचे अभी भी पड़ा होगा, वो हम संभाल के रखते हैं, तो उसका रीयूज होता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि इनकी थिकनेस इंक्रीज की जाए। और अगर थिकनेस इंक्रीज होती है तो जो कैटल हैं, वो कैटल भी इसका इंजेक्शन नहीं करती हैं। यहां पे भी एक बहुत अच्छी बात आती है। इसीलिए इन प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए सरकार के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब आता है यहां पे माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं इन स्मॉल साइजेस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे कि कॉस्मेटिक। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसे हैं जो कि लार्ज प्लास्टिक होते हैं बट उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉजेज क्या है, प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, बट डीकंपोज नहीं होता। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एब्रेजन, यानी कि कुछ नेचुरल फोर्सेस जैसे कि वेव एक्शन आया या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हुई, उन सब से बीच पे जो लिटर है उसका क्या हुआ, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होता गया। फिर आप माइक्रोबीट्स, फाइबर्स, नैनो पार्टिकल्स जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, दैट ऑल्सो रिलीज सम प्लास्टिक इन द एटमॉस्फेयर। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करेगी ही करेगी, बट उसके साथ साथ ये वाटर पोल्यूशन और हेल्थ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्रिएट करती है। मरीन लाइफ के लिए दिस इज वेरी 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 हार्मफुल, क्योंकि जो फिशेस हैं, जो सी बर्ड्स हैं, देखो फिश ने क्या किया, इस प्लास्टिक को कंज्यूम किया। क्यों? क्योंकि रन ऑफ के अंदर माइक्रोप्लास्टिक गया और उस माइक्रोप्लास्टिक को जाना कहां पे है, ओशन के अंदर। उस पानी के अंदर वो फिश कंज्यूम कर रही है पानी को, उसकी बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट होता जा रहा है, उसको बर्ड्स खाते हैं, वहां पे उनका अमाउंट और इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बायो एक्यूमुलेशन और उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन होता जा रहा है, राइट। एक फूड चेन के अंदर ये बायो एक्यूमुलेट होता है और उसके साथ साथ कंजम्पशन के थ्रू ये मैग्नीफाई भी होता रहता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो टायर्स है ना, उसके साथ साथ आप देखें सिटी डस्ट, देन यू विल सी सिंथेटिक टेक्सटाइल्स। इन सब जगहों पे आपको प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक का यूज दिखाई देगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम देखें तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिस्टमेटिक हैंडलिंग की जाए, उसको ट्रीट किया जाए एंड प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज किया जाए, ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज हम कर सकें, राइट, ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें और इसके यूज को सस्टेनेबली प्रमोट कर सकें। अब इसके अंदर क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले जनरेशन, जनरेशन के बाद कलेक्शन, कलेक्शन में भी आपको रिसाइकलिंग करनी है। रिसाइकलिंग या उसको हम क्या कर सकते हैं, लैंडफिल में डाल सकते हैं। मैकेनिकल रिसाइकलिंग के अंदर या तो प्राइमरी रिसाइकलिंग, या तो हम इसको किसी प्लास्टिक वेस्ट के साथ मिक्स कर दें, या बायोमास जनरेट करें बायोलॉजिकल, या हम उसको इंसिनरेशन के प्रोसेस से यानी कि बर्न करके कुछ हीट जनरेट करें, या कुछ केमिकल्स में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। दिस इज द प्रोसेस, जिसमें सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन जरूरी है। फिर उसको एनर्जी रिकवरी कर सकते हैं हम इसको बर्न करके, देन या हम इसको लैंड फिलिंग में डाल दें, और जो भी अगर ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता और फॉर एनर्जी पर्पसेस, उसको आप लैंडफिल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। या रिसाइकल करें तो ये कंपोनेंट है, जहां पे कुछ ऐसे प्लास्टिक है जैसे कि पेट बोटल्स हैं, इनको आप रिसाइकल कर सकते हैं,
है ना, उनको रिसाइकल करने की कोशिश करें, कि उनको रीयूज करने की कोशिश करें, या उसके साथ साथ आप इसके कुछ छोटे छोटे पैलेट्स बना दें जिसके थ्रू आप, या फाइबर्स बना दें ताकि आप इसको रिसाइकल कर सकें, है ना, वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल। अब यहां पे के चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और इनके लिए आप अगर इंसिनरेशन करना चाहते हैं, इनको आप रिकवर करना चाहते हैं, रिसाइकल करना चाहते हैं, इट नीड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इट नीड्स एकेडमिक इंटरवेंशन, इट नीड्स फाइनेंसेस, राइट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सिंगल यूज प्लास्टिक इतना जनरेट होता है कि उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है, एंड we do not have alternative associated with it. This is something which is important to know. प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए भारत में कुछ रूल्स आए। ये जो रूल्स आते हैं पहले ही मैं बता देता हूं। These rules are coming under Environment Protection Act of 1986, right? जिसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करती है, और इनका क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया 2021 में, एंड फिर एक और रूल्स आए 2022 में। मिनिस्ट्री ऑल्सो नोटिफाइड द गाइडलाइंस ऑन दी, मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, जो कि 2022 में इनिशिएट किया गया। नीति आयोग का प्लान है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेट की जाए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इसको मैनेज करने के लिए वी नीड फाइनेंसेस, ताकि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहां पे सॉर्टिंग हो, क्लीनिंग हो, प्रोसेसिंग हो, बिफोर वी मूव अहेड। इससे आपको जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमाइज दिखाई देगा, जितने भी रेगुलेशन है उसके साथ आप कंप्लायंस कर सकेंगे, एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ वेस्ट पिकर्स थ्रू दी फॉर्मलाइजेशन। जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो रैग पिकर्स हैं, उनका आप सोशल इंक्लूजन कर सकोगे, उनको आप फॉर्मल सेक्टर में लेके आओगे, उनके लिए एक जॉब क्रिएशन होगा, उनके पास पैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो उनका सोशल इंक्लूजन हो पाएगा। वेरी वेरी गुड प्लान इफ इट इज इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 अमेंडमेंट रूल्स आए, एंड जिसके अंदर आपने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, और ये बोला कि जो भी ये प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, इट दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इज अकाउंटेबल फॉर द एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस टू हैपन, और ताकि उसको लाइफ साइकिल के लिए क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। फेज आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एलिमिनेट कर दे इकोनॉमी से, ठीक है। न्यू प्रोविजन एंड कैटेगरीज, अब जो नए रूल्स आए 2022 में, उनके अंदर प्लास्टिक को कैटेगराइज कर दिया गया, जिसमें कैटेगरी 1 रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे आपकी बकेट है, मग्स हैं, दे आर द रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग। कैटेगरी 2 में प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे कि कैरी बैग, सैशे हो गए, है ना, उनकी बात की जाती है। कैटेगरी 3 में मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, आप देखते हैं ना, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट आया किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो उसकी एक लेयर प्लास्टिक है, फिर उसको रिकवर करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए सेकंड लेयर्ड प्लास्टिक है। तो वो सारे, जैसे आप कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेते हैं, वहां पे मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग यूज होती है। कैटेगरी 4 में कंपोस्टेबल प्लास्टिक शीट, कुछ ऐसे प्लास्टिक है जो कंपोस्टेबल हैं, राइट, उनको और कैरी बैग्स को रखा गया है। तो दीज आर 4 कैटेगराइजेशन ऑफ द प्लास्टिक। अब इनकी रेगुलेशन कैसे की गई कि मैंडेटरी रीयूज कर दिया गया, जो कि रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है। जैसे कि आप बकेट और मग देखते हैं, उनका मैंडेटरी है कि आप उसका क्या करें, रीयूज करें। प्रिस्क्राइब्ड रिसाइकलिंग की गई कि मिनिमम रिसाइकलिंग लेवल होना चाहिए, और ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला गया कि आप इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर को बोला गया द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। EPR is a policy approach that holds producers, manufacturers and importers accountable for the entire life cycle, and these rules introduced market based mechanism for the sale and purchase of सरप्लस EPR सर्टिफिकेट्स, जिसमें EPR सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, आपको उस प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। So this is what the financial contribution by the producer is.
अगर कोई प्रोड्यूसर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा तो इसको आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। कलेक्शन हुआ, रिसाइकल हुआ, उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं मे बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू सपोर्ट प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन, सॉर्टिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एक्टिविटी के अंदर। ताकि आप मान लो मैं ये कहता हूं कि अमूल कहता है कि वो 200 लीटर दूध एक दिन में जनरेट करते हैं और 200 लीटर के अंदर वो हाफ लीटर की पैकेजिंग में जाता है। हाफ लीटर की पैकेजिंग में जा रहा है मतलब 400 पैकेट आ गए। 400 पैकेट्स का जो भी रिसाइकल का खर्चा होगा वो अमूल हैज टू पे। और अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको पहले पे करके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा दैट वी हैव टेकन द सर्टिफिकेट, नाउ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग। सो एनी हाउ जो ये पेमेंट किया गया वो किसने किया? जिसने प्रोड्यूस किया, जिसने इंपोर्ट किया, जो मैन्युफैक्चरर है। तो फाइनल अकाउंटेबिलिटी उस लाइफ साइकिल में किसकी हुई? उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की हुई। ये शुरुआत सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से की गई थी, बट इसको एक्सटेंड अप कर दिया गया है कहां पे? प्लास्टिक के अंदर। और इसके लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जहां पे आप क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे, जहां पे सरकार डेटा रिपोजिटरी रखेगी कि कौन सी कंपनी कितना प्लास्टिक जनरेट कर रही है। और इससे आपको ईपीआर के इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी मदद मिलेगी। और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, दिस इज नथिंग बट द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड दिस इज कंट्रोलिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंट क्वालिटी एंड प्रिवेंशन, राइट? दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। एनुअल आपको एनुअल रिपोर्ट डालनी पड़ेगी। दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द पोल्यूशन एंड दिस इज गोइंग टू improve the environment. But most important, waste management approach is reduce, reuse and recycle. And moreover, I will add one more R here, that is recover. जितना ज्यादा हो सके हमें इस 3R अप्रोच पे काम करना है ताकि प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन ही कम हो। अगर जनरेट हो रहा है तो उसको बार बार यूज किया जाए, और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं रीयूज, तो उसको रिसाइकल करके एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए जिसका नए तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दिस वाज द प्लास्टिक मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने 4th R बोला, दिस इज नथिंग बट द रिकवरी। ठीक है, चलें जी। अब आते हैं हजार्डस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया। ये हजार्डस वेस्ट ऐसा है जो कि ऐसा वेस्ट है जिसमें जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रखता है और ह्यूमन हेल्थ को एक सीरियस थ्रेट पोज करता है। ठीक है, यहां पे आप जो ये केमिकल, ये हजार्डस वेस्ट हैं, इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट आप देख पाएंगे, जिसके अंदर आपने ऐसा देखा कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से वेस्ट जनरेट होता है तो उसको एफ लिस्ट के अंदर डाला गया। कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है, के लिस्ट। अगर वो वेस्ट जनरेट हो रहा है कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट से, दैट इज इन दी पी लिस्ट एंड यू लिस्ट। ये वेस्ट ऐसे हैं दैट एग्जिबिट वन और मोर हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिफाइंड बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज। इनका हजार्ड एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है, इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक में ये वेस्ट दैट आर फ्लेमेबल और कंबस्टिबल सच एज सॉल्वेंट्स एंड फ्यूल्स, राइट? इग्नाइटेबिलिटी है, इग्नाइट हो जाते हैं, फायर जनरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर आप यहां पे देखेंगे, दे हैव कोरोसिविटी, मतलब इतने एसिडिक हैं, इतने एल्कलाइन हैं कि वो कोरोड कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी का एसिड हो गया, है ना? उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव रिएक्टिविटी, ये अनस्टेबल है, एक्सप्लोजिव है, रिएक्ट करेंगे, ब्लास्ट हो सकता है। देन दे हैव टॉक्सिसिटी, अगर मरकरी जाती है पानी में, वो जाके डिपॉजिट होती है किसके अंदर? फिश में, फिश से मैग्नीफाई होके ह्यूमंस में पहुंची तो मीना माता डिजीज हो जाता है। टॉक्सिक भी हैं, हजार्डस हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इसके अंदर आप देख पाएंगे, कुछ मेडिकल वेस्ट भी आप देखेंगे और कंटेमिनेटेड लेबोरेटरी से निकले हुए मटेरियल्स भी आप इसमें पाएंगे। यूनिवर्सल वेस्ट, specific type of hazardous waste that are widely generated by households, businesses and subject to streamlined regulation for collection, recycling and disposal, right? ये बात आपको देखनी है। Then it is the medical waste, ये भी मैंने आपको बता दिया।
इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज से एसिड, सॉल्वेंट्स और बेसिस, ऑयल, पेंट, थिनर्स, नेल पेंट्स, ये सब रिलीज होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज से जनरेट हुआ जो भी वेस्ट है। नाउ एज पर सीपीसीबी there are about 41,523 industries in India which are generating around 8 million tons of hazardous waste annually, जिसमें से सिर्फ 3.32 मिलियन टन ही क्या हो रहा है, वेस्ट। 3.32 मिलियन टन वेस्ट इज इंसिनरेबल, यानी कि जिसको हम बर्न कर सकते हैं, एंड 0.6 million tons is recyclable, and hazardous waste is about 3.98 million tons, which is a big cause of concern. Gujarat accounted for more than 1/3 of the total hazardous waste. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने बोला, कॉजेज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जब आप एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनसे फ्लाई ऐश जनरेट होता है, उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स है जिसमें लेड और उसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सब जनरेट होता है। देन माइनिंग एंड रिफाइनिंग में जब आप माइनिंग करते हैं तब उसमें उसके साथ आर्सेनिक पोल्यूशन होता है, लेड पोल्यूशन होता है ना। और इस लेड का इस्तेमाल हम पहले पेट्रोल में भी कर रहे थे उसकी ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए, अब उसको बंद किया है। हाउस होल्ड आइटम्स में जैसे कि इन्वर्टर बैटरीज हैं, है ना। एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड्स देखेंगे, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से ये जनरेट होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कि आपके जो ये CFL बल्ब्स हैं, इनसे जो वेस्ट जनरेट होता है, मरकरी है, फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, है ना। और मेडिकल वेस्ट के रूप में अगर आप देखते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आपका थर्मोमीटर है, उसके अंदर भी तो क्या है, प्लस मरकरी है, दैट इज ऑल्सो हजार्डस इन नेचर। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इन सब से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, और PPE किट्स हैं, ग्लव्स हैं, है ना, इन सब से जो वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज द मेजर रीजन फॉर द हजार्डस वेस्ट जनरेशन। कुछ एक्सीडेंटल स्पिल जैसे कि ऑयल स्पिल्स हैं, अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? दे आर गोइंग टू कंटेमिनेट द वाटर, दे आर गोइंग टू कंटेमिनेट द सॉइल, they are going to impact the public health, they have economic cost, it is also a social issue because it is the part of environmental injustice। जो भी हम hazardous waste generate कर रहे हैं, हम ये environment के साथ सही नहीं कर रहे हैं। This is ethical, environment ethics अगर आप देखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा ब्रीच नजर आएगा, जिससे अगर हेल्थ इम्पैक्ट होती है, डायरेक्टली नहीं हुई तो इनडायरेक्टली बहुत से लोगों की जो लाइवलीहुड है उसका लॉस आपको दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है कि इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव भी आए हैं और इसके सेवरल फैक्टर्स हैं। अगर इसके देखोगे तो आपको सबसे पहले वही स्टेज में जनरेशन हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, कंज्यूमर प्रोडक्ट से, हेल्थ केयर से, उसको क्लासिफाई कर दिया आपने हजार्डस बेस्ड ऑन द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देन आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, इसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इसकी कैरेक्टराइज किया, डिटरमाइन किया इसकी कॉम्पोजिशन को, प्रॉपर्टीज को, इसके पोटेंशियल रिस्क को। देन उसके बाद इसको स्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज आप बनाएंगे जहां पे इसे स्टोर किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, हजार्डस वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जनरेशन साइट्स टू दी ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल फैसिलिटीज। देन यहां पे आप देखते हैं सबसे पहला पूरा प्रोसेस क्या है, सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि आपने जो भी वेस्ट जनरेट किया उसको आप वेरियस कैटेगरीज के अंदर सेपरेट कर दें, ताकि आपको उसको ट्रीट करना, रिसाइकल करना, रिकवर करना, रीयूज करना आसान हो जाएगा। उसकी सेपरेशन के लिए आप मेथडोलॉजीज यूज करते हैं ताकि आप जो मेडिकल कैटेगरी, अगर आपके पास सिरिंजेस हैं तो आप उसको मेडिकल वेस्ट के अंदर कैटेगराइज कर देंगे, है ना। उसकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उसको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर आप उसको कैटेगराइज कर देंगे। फिर आता है उसका ट्रीटमेंट, सेग्रीगेट हो गया, सॉर्टिंग हो गई, ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर आप उसके जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको तो आप डिग्रेड कर सकते हैं, और जो अनडिग्रेडेड पार्ट है
उनको इस स्टेज तक लेके जा सकते हैं जहां पे उसका हार्म क्या हो, कम हो, जिसमें आप बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि मैंने यूज किया इंसिनरेशन, मैंने यूज किया कुछ केमिकल प्रोसेसेस, कुछ फिजिकल मेथड्स जैसे कि बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल आपको दिखाई देगा होते हुए इन दी ऑयल स्पिल्स। जो ऑयल स्पिल्स होती हैं, उन ऑयल स्पिल्स में बायो रेमिडिएशन इज द मेथड जिसमें बैक्टीरिया की मदद से बैक्टीरियाज की मदद से वी कैन particularly treat that particular oceanic surface और या pond system या aquatic ecosystem। फिर स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, अगर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जहां पे ट्रीटेड वेस्ट मटेरियल को सॉलिड फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में बना के उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। Then interim storage, characterization of the reached final solid forms to ensure the requirements needed for the final disposal process। final disposal से हम पहले कुछ इंटरमीडिएट स्टोरेज देखते हैं ताकि हम उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकें, उसको परफॉर्म कर सके, ताकि उसको हम फाइनल जब डिस्पोज करने वाले हैं तो उसका इंपैक्ट, उसका हार्म सबसे कम हो, एंड देन इट वुड बी द फाइनल डिस्पोजल। तो जो फाइनल डिस्पोजल होगा, देखो डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा, बट जो फाइनल डिस्पोजल होगा ना, उसका इंपैक्ट कम से कम हो, दैट इज द की हियर। फेयर इनफ। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लोबल इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस एज बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट है। बेसल मूवमेंट, जब बेसल कन्वेंशन जब आया, उससे पहले एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था नॉट इन माई बैकयार्ड, निम्बी मूवमेंट। नॉट इन माई बैकयार्ड, नॉट इन माई बैकयार्ड का मतलब यह है कि जो ये डेवलप्ड नेशंस है ना, ये क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट, बहुत सारा हजार्डस वेस्ट जो होता है, इस हजार्डस वेस्ट को जो अफ्रीकन नेशंस या डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब उन नेशंस के पास कैपेसिटी कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो वो नेशंस पैसे के लिए इन वेस्ट को अपने यहां पे इंपोर्ट भी करते थे और अपने हिसाब से उसको डिस्पोज कर देते थे। तो जब उनके बैकयार्ड के पीछे उनको लगने लगा कि हजार्डस वेस्ट आया, तो नॉट इन माय बैकयार्ड मूवमेंट आया, निम्बी मूवमेंट इसे बोला गया। इसके वजह से एक कन्वेंशन आया जिसमें आप इस कन्वेंशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे, दैट इज द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। आप हजार्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट नहीं कर सकते, आप एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में इसको नहीं भेज सकते। ये रेगुलेट करता है ट्रांसफर और मिनिमाइज करने की एंड रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट and promotes their minimization, recycling and disposal in an environmentally sound manner. This is the Basel Convention। यहां पे आपको कुछ ये 4 कन्वेंशन पढ़ने हैं। बेसल, which is for hazardous waste, Rotterdam, then you will have Stockholm Convention for POP, Mercury for Minamata। अभी हम मिनामाता, ठीक है, डिसीज जो यही मरकरी को लेकर है, मिनामाता कन्वेंशन। ये आपको यहां पे दिखेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले कौन सा आया है, यू हैव सीन द अडॉप्टेड इन 1989, ठीक है, फॉर द सेफ डिस्पोजल इलीगल डंपिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इसके अंदर बोला गया कि आप पहले प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को फॉलो करोगे। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब, अगर मान लीजिए कोई भी वेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले उन्हें सब इंफॉर्मेशन इसकी बताई जानी चाहिए। बताने के बाद उनको इन्फॉर्म कर दिया, अगर वो कंसेंट देते हैं, देन ओनली द हजार्डस वेस्ट कैन बी इंपोर्टेड, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द transboundary movement of hazardous waste. India is the party to the Basel Convention and has committed to this। इंडिया ने बेसल कन्वेंशन के ऊपर अपना साइन किया गया है और हम उसकी पार्टी भी हैं। जैसा कि मैंने बात किया रोटरडैम कन्वेंशन, दिस केम इन 1998। मैंने वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा है,
पहले आया 1989, देन देयर इज 1998, ठीक है। स्टॉकहोम इज फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मीना माता कन्वेंशन सबसे लेट आया फॉर दी मरकरी। मीना माता कन्वेंशन किसके लिए आया? मरकरी के लिए। ये जो रोटरडैम है ये कुछ पेस्टिसाइड और हजार्डस केमिकल्स को लेकर कुछ एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के बारे में बात करता है। ये ऐसा कन्वेंशन है जो कि बताता है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी हजार्डस केमिकल या पेस्टिसाइड का, तो उस केमिकल और पेस्टिसाइड को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से पहले PIC प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को फॉलो किया जाना जरूरी है, ताकि आप उसमें क्या करेंगे, लेबलिंग होगी कि कोई भी केमिकल अगर आप इंपोर्ट करें, मान लीजिए आप कोई पेस्टिसाइड लाना चाहते हैं भारत में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को पेस्ट डिजीज से बचाने के लिए, उस पेस्टिसाइड का के ऊपर उसके यूसेस क्या होंगे, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पूरी लेबलिंग होगी और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। फिर अगर ये सारी इंफॉर्मेशन बताने के बाद अगर आपको कंसेंट मिलता है, देन ओनली, अगर आप कंसेंट देते हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी टू द रोटरडैम कन्वेंशन टू प्रमोट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉपरेशन के लिए रोटरडैम कन्वेंशन का एस्पेक्ट आया और भारत इनके प्रोविजंस के साथ कंप्लाई भी करता है, क्योंकि जो भी हजार्डस केमिकल हैं अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, वी प्रोवाइड देम द इनपुट हाउ टू यूटिलाइज इट। और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके पास एक बहुत अच्छा आयाम रहता है कि वो अपना कंसेंट दें बाय नोइंग द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन टू देम, so that सस्टेनेबल मैनर में इन केमिकल्स का, इन पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा सके और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से बचा जा सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एज फार एज दिस एंटायर आइडिया इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन। जैसे कि मैंने बोला पूरे के पूरे उसके अंदर है ये एकदम कंप्लीट क्रोनोलॉजी में। ब्रॉसम से याद रखते हैं जनरली, जैसे मैंने याद रखा हुआ बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम एंड मीना माता। स्टॉकहोम, बेसल आया ना 89 में, 89 में बेसल इज फॉर हजार्डस वेस्ट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, रोटरडैम प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर हजार्ड केमिकल्स, देन स्टॉकहोम फॉर द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एक ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो कि स्टेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, फैट सोल्यूबल हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मैग्नीफाई होते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि नाम ही स्पष्ट है, परसिस्टेंट, दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, these are highly toxic, persistent, bioaccumulative substances that travel long distances through air and water currents। 2001 में आया, 2004 में फोर्स में आया। ये चाहता है कि कुछ पीओपीस को हम आइडेंटिफाई करें, उस लिस्ट में डालें, उनको बैन करें, उनके यूज को मिनिमाइज करें। स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंदर 3 एनेक्सेस बनाए गए हैं, ए, बी एंड सी, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कंट्रोल मेजर्स सच एज बैन, रेस्ट्रिक्शन एंड फेज आउट। बैन कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, फेज आउट कर दो, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड बेस्ट अवेलेबल टेक्निक टू रिड्यूस द पीओपीस, उसके साथ एमिशन कैसे होगा उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। इंडिया हैज लिस्टेड पीओपीस अंडर एनेक्सेस, जिसमें आप डीडीटीज पाएंगे, है ना, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी यहां पे आएंगे। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, गोल 12 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली कॉल्स फॉर द रिडक्शन ऑफ द हजार्डस वेस्ट जनरेशन थ्रू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि हम इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको मैनेज कर सकें। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 आप देखते हैं कि इसका भी एक की ऑब्जेक्टिव है कि 100% हम जो भी वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग करें बाय 2026, which includes the segment of hazardous waste, management of hazardous waste as well, right? This is also important for us. प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट्स, एनर्जी में आप इंसिनरेशन को पाएंगे ही। इंसिनरेशन का मतलब सीधा आप क्या चाहते हैं, बर्निंग कर दें, खत्म कहानी। फिर आ जाएं आगे वाले भाग में, जहां पे पीफेंट सिस्टम इन जर्मनी, जहां पे ये बोतल रिटर्न सिस्टम है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि कंटेनर रिटर्न करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, जिसमें आप एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में डीवीडी प्लेयर्स,
गेमिंग कंसोल्स, कैमरा, ऑडियो इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कुछ कंप्यूटर्स में से आते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस मॉनिटर आ गया है ना, माउस मॉनिटर आ गया। अब ये वो है मोबाइल डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल्स का यूज होता है दोस्तों, जिनके अंदर सर्किट बोर्ड्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक मिक्सचर्स होते हैं, इन केबल्स होती हैं, इन सबका जनरेशन होता है कहां से? इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। इसको जनरेट तो हमने कर दिया, बट ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीधा आग आप लगा नहीं सकते, ये भी एक बात है। सीधा आग लगाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर हम इसको रहने दें इन्वायरमेंट में तो हेल्थ को इंपैक्ट करेगा, जैसा कि आप यहां पे देखेंगे ही अभी, है ना। कंपोनेंट्स क्या है? कैथोड रे ट्यूब्स, प्लास्टिक है इसके अंदर। ओल्ड टेलीविजन के अंदर ट्यूब्स आती थी जिसके अंदर लेडेड ग्लास है, लेड है, जो कि हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। उसके साथ साथ कुछ केसिंग है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, देन यू हैव मेटल प्लास्टिक मिक्सचर्स, है ना। तो ये सारे के सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं जिसके वजह से ये मेजर हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा रिस्क जनरेट होता है। इसका कॉज क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, आप अपना फोन कितने साल यूज करते होंगे? हर साल एक नया फोन आता है, आईफोन 12, 13, 14, 15, 16, है ना, ये सब आ गए। पुराने फोन की वैल्यू कम हो गई, आपको लगता है कि आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैं। आपके पास आईफोन 14 है, बाजू वाले के पास 16 है, तो ये वाला फोन छोड़ते हैं, नया लेते हैं। तो इसके कारण भी एक चीज है, भारत में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। मतलब हम बहुत ही कैजुअली इन चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज करने के बाद ये पूरा फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे इसकी रिसाइकलिंग हो, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है और वो एडिक्वेट भी नहीं है। रेगुलेशंस बहुत कम हैं जहां पे मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जनरेट की जाए जिससे हम इस इशू से लड़ सकें। रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंटीग्रेशन। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट में वही अब हम समझेंगे इसका साइकिल। सबसे पहले कलेक्शन, फिर उसका सेफ स्टोरेज, फिर उसकी डिसमेंटलिंग करो, फिर उसका सेपरेशन करो, उससे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल निकालो, उस मटेरियल को सेपरेट करो, रिकवरी करो और उसको रिसाइकल करो, स्टोर करो, ट्रांसपोर्ट करो, खत्म। यहां पे सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन। वंस इट इज कलेक्टेड, ई वेस्ट अंडरगोस द सेग्रीगेशन प्रोसेस। क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे आपको दिखाई देंगे जो कि नॉन रिसाइकलेबल हैं, नॉन रिसाइकलेबल हैं। इसमें कुछ मेटल्स हैं, उन मटेरियल की रिकवरी करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यूएबल मिनरल्स है ना। आपने छोटे छोटे चिप्स देखे होंगे, उन चिप्स में मेटल्स हैं, लेड है। अब उन मेटल्स की रिकवरी करना जरूरी है, ताकि जब आपने उसको रिकवर कर लिया तो आप उसको रीयूज और रिसाइकल कर सकते हो। बट चलो ठीक है, आपने पहले सॉर्ट कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, सेग्रीगेट करने के बाद आपने इसको प्रोसेसिंग में भेजा, जहां पे आपने डिफरेंट मटेरियल को सेपरेट आउट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आपने इसका रीफर्बिशमेंट और क्या किया, रिकवरी होने के बाद रीफर्बिशिंग एंड रीयूजिंग कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस दैट आर स्टिल फंक्शनल। जो डिवाइसेस फंक्शनल हैं उनको आपने अलग निकाल लिया, जिनको आप रिपेयर कर सकते हैं। जिनको रिपेयर नहीं कर सकते उनको आपने क्या किया, वहां पे उसमें से आपने क्या कर लिया, उसको यहां तो रीयूज कर लिया। जिनको आप नहीं कर सकते उसमें से भी प्रोसेसिंग करके आपने उसको क्या किया, डिस्पोज किया। वैल्यूएबल मिनरल्स को निकाला, उनकी रिकवरी की, उनका सेफ डिस्पोजल किया, जो भी हजार्डस कंपाउंड्स हैं, ताकि उसका एक थ्रेट ना हो। जैसा कि मैंने बोला था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके साथ लागू की गई थी? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016 के साथ। इट मैंडेट द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडर दीज रूल्स producers are required to collect a certain percentage of e-waste generated from their product. एप्पल, डेल, लेनोवो, इन्होंने अपने टेक बैक प्रोग्राम्स बना दिए हैं। आपने देखा होगा आजकल ये भी एक प्रोग्राम चला है कि आप अपना सेकेंड हैंड फोन दें, मतलब अगर आप अपने फोन को एक्सचेंज प्रोग्राम में डालते हैं तब आपको उस फोन की वैल्यू मिल जाती है। एक्सचेंज करवा रहे हैं तो एप्पल में अभी अभी आया बहुत बड़ा प्रोग्राम। ये जब 16 लॉन्च हुआ तब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला यू कैन सेव अप टू दिस
यू कैन सेव अप टू दैट, राइट। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। देन इसके अंदर कुछ चेंजेस आए 2022 के अंदर, एंड इन्होंने पहले वाले रूल्स को रिप्लेस किया और बोला कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर तरीके के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाले पे मैंडेटेड है, ताकि उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके, प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। प्रोड्यूसर्स विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उनके लिए कलेक्शन के टारगेट होंगे, ऑथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर्स होंगे, जहां पे हजार्डस सब्सटेंसेस का क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। सो दिस इज द मेथड विद विच यू कैन सी if we want to achieve the sustainable waste management, it is imperative for us to prioritize the investment in this sector, ताकि वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। और वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वी नीड द पार्टिसिपेशन, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो। हमें उससे पहले अपने सोशल बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। जो सरकार प्रोग्राम्स चलाती है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन है, जिसमें आपको गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना है, सेग्रीगेशन जो होना चाहिए वो सोर्स पे ही हो। सेग्रीगेशन अगर सोर्स पे होगा तो इवेंचुअली लेटर ऑन स्टेज में इट विल बिकम वेरी इजी टू रिकवर, recycle, reuse it to make this planet sustainable for our future generation. Thank you so much, guys. We'll see you next time with very beautiful lecture related to environment and ecology. Goodbye.